तो गुड इवनिंग एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट। हमारा जो आज का सेशन है वो मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी आवाज़ आ रही है सबको? है, एम आई ऑडिबल? अच्छा, तो भाई आज का जो हमारा सेशन है वो मैंने आपसे कहा था कि ये जो सेशन है ये आप लोगों का जो है आपने जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, एक TSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो सेशन आज करवा रही हूँ। और जहाँ पे भी पेपर पेन लेकर बैठे हो ना, पेपर पेन लेके बैठे हो, है ना? क्योंकि जो बीच बीच में मैं बताती चलूँ उनको जो है वो पॉइंट्स नोट करना। चलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देर आर जो ये क्वेश्चंस है जहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि ये जो चीज़ मैं बताऊँ वो नोट करना। पहला क्वेश्चन देखो, विच सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ इंटेरोगेशन एंड एंग्जाइटी? 18th, 17th, 19th, 20th? जल्दी जल्दी बताते चलना। हाँ जी, कौन सी सेंचुरी? नहीं, बिल्कुल पूजा पाल का सही जवाब है, अंजलि का, मेघना का बिल्कुल सही जवाब है। इंटेरोगेशन एंड एंग्जाइटी की जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और उसके बाद की थी 28th सेंचुरी। 28th सेंचुरी जिसे मॉडर्न एज कहा जाता है, वो इंटेरोगेशन एंड एंग्जाइटी का जो है वो सही वो है। तो इसका आंसर है दैट इज डी। द आंसर इज डी। बच्चों याद रखना, इसीलिए मैं आप लोगों को एट रैंडम जो है ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ। पढ़ा चुकी सब हूँ, मगर जो है देखो पूजा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सबसे पहले पूजा ने, मेघना ने, अंजलि ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जो ये 18वीं सेंचुरी की कौन सी कहलाती है? एज ऑफ प्रोज एंड रीजन है। 18th सेंचुरी इज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। और मॉडर्न एज को कहा जाता है इंटेरोगेशन एंड एग्जाइटी। ये वो एज है जो नॉवल की एज है। ये वो एज है जिसमें जो पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, वो डिप्रेस्ड थे। और इस एज में दे स्टार्टेड जो है क्वेश्चनिंग एवरीथिंग कि जो हो रहा है वो सही है या नहीं। ये याद करो, मॉडर्न एज, एवॉन गार्ड मूवमेंट जो आया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रेवोल्यूशन शेक मैंस फेथ इन द अथॉरिटी ऑफ रिलीजन? बताइए, अथॉरिटी ऑफ रिलीजन। दैट इज, जो कौन सा रेवोल्यूशन था जिसने इंसान का अथॉरिटी रिलीजन से जो है उसका विश्वास जो है वो उठा दिया था? दैट इज रेनेसांस। विच रेवोल्यूशन शेक्स मैंस फेथ इन द अथॉरिटी ऑफ रिलीजन? द आंसर इज ए, रेनेसांस ने करा था। क्योंकि रेनेसांस जो है जब आया था तो रिलीजन की अथॉरिटी को उसने चैलेंज जो है वो किया था। द आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। विच पोएट ऑफ मॉडर्न एज इज कॉल्ड मोर ट्रेडिशनल? T.S. Eliot, W.B. Yeats, W.H. Auden, स्टीफन स्पेंडर? कौन मॉडर्न एज का कौन सा पोएट है जो आप इस ऐसे याद करिए, नहीं उससे याद करिए कि जो ग्रीस जो है, ग्रीस जाना, एंशंट ग्रीस जाना चाहता है, जो ये जिसने बहुत सारे अपने पोएम्स में सिंबल्स का यूज किया है। कौन है वो पोएट मॉडर्न एज के? यस, दैट इज W.B. ईट्स। W.B. ईट्स हैं जो ट्रेडिशनल है क्योंकि उन्होंने सिंबल्स का यूज करा है। और कहते हैं ना कि W.B. ईट्स को कहा जाता है मोर ट्रेडिशनल। तो द आंसर इज बी, W.B. ईट्स। Who appreciated metaphysical poetry in modern age and wrote an essay, Metaphysical Poets? मेटाफिजिकल पोएट्स जो लिखा है वो T.S. इलियट ने लिखा है, बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, T.S. इलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स में एक वो जो टर्म्स यूज करेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया भी था। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। एक ऐसी क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा बताना, अ थॉट टू डैश इज एन एक्सपीरियंस, किसका नाम लिया था उन्होंने? अ थॉट टू डैश इज एन एक्सपीरियंस, किसके लिए ये उन्होंने शब्द यूज करे थे कि जो है एक उनके लिए थॉट जो है वो एक एक्सपीरियंस होता था। और जो है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में उन्होंने कहा था कि जो जब पोएट्स जो है, बिल्कुल, अ थॉट टू डन, ये बिल्कुल अंजलि ने सही जवाब दिया। अ थॉट टू डन इज एन एक्सपीरियंस। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी? जब आप, यू कैन नॉट थिंक विदाउट फीलिंग एंड विदाउट फीलिंग यू कैन नॉट थिंक। यही बताया था मैंने आपको, यू कैन नॉट थिंक विदाउट फीलिंग एंड विदाउट फीलिंग यू कैन, यानी कि जब आपके विचार और आपकी फीलिंग्स एक ही होते हैं तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और जब आपके विचार और फीलिंग्स अलग अलग होते हैं तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी।
ये कौन से दो पोएट्स थे जिनमें देखने को मिलता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? ये कल टीएस इलियट ने कहा है किसके लिए कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किस किस में देखने को मिलता है? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किस किस में देखने को मिलता है? मुझे लग रहा है अभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कल वाला सेशन देखा नहीं, जो मैंने कल अपलोड करवाया वो देखा नहीं है। ड्राइडन और मिल्टन देखा इससे क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। हाँ अभी रह गया ना, तो वो अपने बछड़ों का दांत तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए मुझे पता है कि तुमने देखा ही नहीं। ड्राइडन और मिल्टन के लिए उन्होंने कहा है, ड्राइडन और जो है मिल्टन के लिए उन्होंने ये कहा है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। हाँ तो वो तो मुझे पता नहीं, देखा अभी तुमने, देख लो क्वेश्चन जो है ना, ये देखो इस तरीके क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? मैं तो तुम्हें सब करवा रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो हैं? और इस तरीके जिस तरीके जो लेवल अभी लेवल क्वेश्चन का इसी तरीके का रहेगा कुछ, तो कब देखोगे हैं? मुहूर्त निकलवाऊं उसके लिए? आज देखेंगे। मुझे पता था तुमने यही करा होगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ही ऐसे छाटे हैं। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी मेटाफिजिकल पोएट्स में, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उन्होंने कही है ड्राइडन और मिल्टन के लिए कि उनके थॉट्स और उनकी फीलिंग्स अलग अलग हैं, समझे? बिल्कुल ही बावले हैं। हु रॉट द क्रिटिकल वर्क द सैक्रेड वुड? दैट इज टी.एस. इलियट। दैट इज टी.एस. इलियट ने लिखा है। कब आया था सैक्रेड वुड? सैक्रेड वुड कब आया था? ये तो याद होना चाहिए, सैक्रेड वुड कब आया था? हाँ 1920। कितने एस्से इसमें? हाउ मेनी एस्सेज आर देयर? 20। चलो देखा, पढ़ाया हुआ याद रहता है और नहीं पढ़ाया हुआ, अगर जो चीज़ नहीं देखी वो नहीं याद रहती है, इससे ही समझ लो। पर जो मैं पढ़ाती हूँ वो याद रहता है नहीं रहता है ना? और जो तुमने नहीं देखा अभी वो गलत बात है ना तुम्हारी? गलत बात है या नहीं है तुम्हारी, बताओ। मैं तो जो है तुमको, अब संडे था तो तुम बीच में देख सकते थे, तो मैंने कहा था कल तुमसे 18 मिनट का सेशन है, देख लेना। नहीं देखा ना तुम लोगों ने, गलत बात है ना तुम्हारी? चलो गेस्ट आज देख लेना याद से, क्योंकि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम लोग इंडियन क्लासिकल लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले मैं कह रही थी ना कि यूरोपियन क्लासिकल स्टार्ट करेंगे, अब हम इंडियन क्लासिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हाँ, जो भी इंडियन क्लासिकल करेंगे वही वाला। अमेरिकन तो चल ही रहा है हमारा, उसके साथ जो एक और जुड़ता है, वही भी तो एक आधा घंटा और भी तो जुड़ता है ना तुम्हारा, वही एक्स्ट्रा जो जुड़ता है, वो एक्स्ट्रा के चक्कर में तो तुम लोग जो है वो कर रहे हो। आज वो अपना सारा काम पूरा कर लेना, बैकलॉग अपना, ठीक है? चलो, द यंगर जनरेशन ऑफ पोएट इज आइडेंटिफाइड विद द, यंगर का मतलब है मॉडर्न एज। जो मॉडर्न एज के जनरेशन के पोएट्स हैं वो किस चीज से आइडेंटिफाई किए जाते हैं? ह्यूमर, प्लेजर, डिप्रेशन, होप। बिल्कुल सही। यंगर जनरेशन ऑफ पोएट्स का मतलब यह मॉडर्न एज के पोएट्स के लिए है, दैट द आंसर इज डिप्रेशन। क्यों? इस एज में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के जितने भी जो पोएट्स हैं उनमें हमें एक क्या कॉमन एलिमेंट देखने को मिलता है? डिप्रेशन। इन विच ईयर द इमेजिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड? इन विच, अब इसमें तुम तुक्का मारो अब फिर मैं आगे बढ़ूं। इन विच ईयर द इमेजिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड? दैट इज 1912। 1911 में कहा हुआ था भैया, 1912 है। इन विच ईयर इमेजिस्ट मूवमेंट? आप जरा देखिए, देखो ये इमेजिस्ट मूवमेंट है क्या, इसके बारे में समझिए कि इमेजिस्ट मूवमेंट है क्या। इमेजिस्ट मूवमेंट का मतलब ये है, देखिए भाई, इसके जो प्रपाउंडर थे, इसके फादर टी.ई. ह्यूम को कहा जाता है। इमेजिस्ट मूवमेंट के बारे में ये बताऊं कि ये एक अर्ली 20th सेंचुरी का है, यानी कि 1912 अर्ली 20th सेंचुरी का मूवमेंट है। इसके बाद इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट, it was a reaction against romanticism and Victorian poetry. It emphasized simplicity, clarity of expression,
and precision through the use of exacting visual images. लो भाई, ये जो मैंने आपको बताया, ये देखो इमेजेस मूवमेंट आया था अर्ली 20th सेंचुरी यानी कि 1912 में। सबसे पहले ये जो मूवमेंट था ये किस चीज़ के अगेंस्ट था? ये रोमांटिक और विक्टोरियन पोइट्री के अगेंस्ट था। रोमांटिक पोइट्री एस्केप फ्रॉम रियलिटी एंड विक्टोरियन पोइट्री जो थी वो जो है बहुत ज़्यादा उसमें जो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज उसके हिसाब से था। तो इसमें क्या कहा गया था कि एक्सप्रेशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए एंड प्रिसीजन, और बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए चीज़ें विजुअल इमेजेस दिखाकर। इसके जो फादर माने जाते हैं वो टी.ई. ह्यूम माने जाते हैं। थॉमस अर्नेस्ट ह्यूम, टी.ई. ह्यूम जो है वो इसके फादर माने जाते हैं। लेकिन इसको फैलाया प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय जाता है वो एजरा पाउंड को जाता है। जो इसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है इमेजेस, जिन्होंने 10 इमेजेस नाम की बुक भी लिखी है। 10 इमेजेस, DES एजरा पाउंड इमेजेस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। बहुत हज़ारों साल पहले जब तुम्हें मैंने मॉडर्न एज पढ़ाई थी तो उसमें मैंने ये बताया भी था। याद करो हज़ारों साल पहले जब हम डायनासोर्स के साथ बैठ के पढ़ रहे थे ना, तो मैंने उसमें जो है डायनासोर इधर उधर घूमते फिर रहे थे, घास वास खा रहे थे, और हम आपस में बैठ के जब पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था इमेजेस मूवमेंट के बारे में। वो बात अलग है, डायनासोर गए तो हमारे स्टूडेंट भी भूल गए, है ना। एजरा पाउंड याद था। तो अर्ली 20th से टी.ई. ह्यूम इसके फादर है, फादर ऑफ इमेजेस मूवमेंट, दैट इज टी.ई. ह्यूम। लेकिन इस मूवमेंट के प्रचारक एंड प्रसारक जो हैं वो कौन है? एजरा पाउंड है। तो ये जो मूवमेंट था ये किसके अगेंस्ट था? रोमांटिक और विक्टोरियन पोइट्री के, और इसमें था क्लियर इमेजेस, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, प्रिसाइज थॉट्स, ये इसमें होना चाहिए। तो ये था आपका इमेजिस्ट मूवमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप, आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट डाउन वगैरह कर लिया हो, क्योंकि ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको जो भी चीज़ें इसमें पता है नहीं पता, एक क्विक रिवीजन आप लोगों का हो रहा है। और ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, अब क्वेश्चन, ये तो 1912 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जरा। विच मूवमेंट इज नोन फॉर एग्जैक्ट इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज? बताइए अभी जो है विच, बिल्कुल सही। कौन सा मूवमेंट? अच्छा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इमेजिस्ट मूवमेंट? फादर कौन है इसके? टी.ई. ह्यूम। एंड हु इज द प्रपाउंडर ऑफ दिस इमेजिस्ट मूवमेंट? yes, एजरा पाउंड, बिल्कुल सही। द आंसर इज इमेजिज्म। वेरी गुड। In which year the beat movement started? In which year the beat movement started? अब मैं आपको बीट मूवमेंट के बारे में पहले बताऊंगी। बीट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था दैट इज 1948। पहले बीट मूवमेंट के बारे में समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने भी अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ राइटर्स, शॉर्ट नोट्स है मेरे भी। बीट मूवमेंट में क्या होता है? बीट राइटर्स कौन थे? एक ग्रुप ऑफ राइटर 1950 के आसपास एक ग्रुप ऑफ राइटर्स थे जिन्होंने जो लिटरेरी फॉर्मलिज्म था, लिटरेरी फॉर्मलिज्म को जिन्होंने रिजेक्ट किया था, और अमेरिकन कल्चर जो कि मटेरियलिज्म और कैपिटलिज्म पे बना हुआ था, उन सब चीज़ों को उन्होंने रिएक्ट करा था। एलन जिन्सबर्ग इसमें मेन माने जाते हैं। एलन जिन्सबर्ग है, हर्बर्ट हंच, और इसके अलावा जो इसमें जो ये बीट जनरेशन को जो ये टर्म दिया था ये जैक केरॉक ने दिया था। तो बेसिकली ये क्या है? ये बीट जनरेशन जो है वो क्या थी? बीट जनरेशन ये आया था अ ग्रुप ऑफ राइटर्स दैट emerged in the 1950s to reject literary formalism and the American culture built on
कैपिटलिज्म एंड मटीरियलिज्म। तो बीट जनरेशन जो है बेसिकली ये किस चीज को अपोज कर रहे थे, मटीरियलिज्म को जो है वो अपोज कर रहे थे। बीट जनरेशन जो ग्रुप ऑफ राइटर्स थे, एलन जिन्सबर्ग, और जो टर्म कॉइन करी है ये दैट वाज जैक केरॉक ने करी है। और इसमें जो ये एलन जिन्सबर्ग और जैक केरॉक ये इसके मेन राइटर्स थे। इनका ये मानना था इन्होंने उस कल्चर को रिजेक्ट करा है जो मटीरियलिज्म यानी कि पूरा के पूरी तरीके से जो है एक पूंजीवाद पर और उस पर आधारित कल्चर है, उसको इन्होंने रिजेक्ट करा है। और लिटरेरी फॉर्मलिज्म जो फॉर्मल जो लिटरेरी की फॉर्म और उसको जो है इन्होंने पूरी तरीके से इन्होंने इसको रिजेक्ट करा है। तो ये है हमारा बीट जनरेशन दैट केम इन 1948। और अब इसका आंसर देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म बीट जनरेशन, एंड दैट इज जैक केरॉक, दैट इज जैक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, द हंग्री जनरेशन। अब ये क्वेश्चन को मुझे समझाना पड़ेगा। द हंग्री जनरेशन वॉज अ लिटरेरी मूवमेंट इन द बंगाली लैंग्वेज दैट वॉज लॉन्च्ड बाय हंग्रीलिस्ट क्वार्टर और हम्फ्री क्वार्टेट, हरी क्वार्टेट, या ये जो है हरे क्वार्टेट। ये क्वार्टर तो इसमें भी नहीं है, ये हंग्रियलिस्ट क्वार्टेट है, क्वार्टेट ये। अब मैं पहले इसके बारे में समझा दूं क्योंकि ये तो तुमने सुना ही पहली बार है, तो इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा। बंगाल में एक लिटरेरी मूवमेंट हुआ था, ठीक है, बंगाल में एक लिटरेरी मूवमेंट हुआ था और ये हुआ था 1961 में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूं। बंगाल में एक लिटरेरी मूवमेंट हुआ था 1961 में, और ये एक जो है हंग्रियलिस्ट क्वार्टेट नाम का, क्वार्टेट मतलब 4 पोएट्स ने इसको स्टार्ट करा था। ये 4 पोएट्स जिनका नाम था मलय रॉय जो है मलय रॉय चौधरी, समीर रॉय चौधरी, शक्ति चट्टोपाध्याय और देवी रॉय। ये 4 जो है ये बंगाल में 1961 में ये हंग्रियलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिन्हें 4 पोएट्स ने स्टार्ट करा था, मलय, समीर और जो है आपका शक्ति चट्टोपाध्याय और देवी रॉय। इनका ये कहना था कि इनका ये मानना था कि जो बंगाल का कल्चर है वो जेनिथ पे पहुंच चुका है और अब वो जो फीड हो रहा है ना वो कॉलोनियल मानसिकता से फीड हो रहा है। तो उनका ये मानना था कि अब वो जो है कॉलोनियल मानसिकता से फीड हो रहा है और वो एलियन फूड पर चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग अपनी वोकैबुलरी, अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप जो है कॉलोनियल जो आप बाहर हम अपने कल्चर को छोड़कर आप अपने कल्चर में भी दूसरी चीज को मिक्स करने की कोशिश करते हो, तो वो वहां पर उसका मतलब ये है कि आप अपने कल्चर को कम जो है वो करके आंक रहे हो। तो ये जब बंगाल में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इस मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद उन्होंने कहा अपनी वोकैबुलरी, अपने उसको स्थान दो, बजाय इसके कि आप जो है बाहर के कल्चर को इसमें जो है इनकॉर्पोरेट करो। तो इस मूवमेंट से गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इनके ऊपर जो है गुस्सा हुई थी कि उन्होंने गवर्नमेंट ने इनको जो है इन पोएट्स को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू करा था। तो ये मूवमेंट ने कुछ समय बाद जो है वो मूवमेंट खत्म हो गया था। बट व्हाट दे वांटेड, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट कि अगर कोई भी कल्चर, किसी देश का कल्चर अगर अपनी संस्कृति को छोड़कर किसी और संस्कृति पर डिपेंड हो जाता है तो वह कल्चर धीरे धीरे खराब हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसकी अपनी अस्तित्व, अपना पहचान खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ये जो और पता है ये जो लाइन है ना हंगरी, ये एक चौसर ने एक लाइन यूज करी है, एक चौसर की पोयम है, दैट इज जो चौसर की एक पोएटिक लाइन है, इन द सोर हंग्री टाइम। एक चौसर की लाइन है, इन द सोर हंग्री टाइम। तो वहां से उन्होंने ये वर्ड हंग्री लिया था अपने लिए कि इस समय हम भी सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल भूखों की श्रेणी में आए हुए हैं और ये जो है सांस्कृतिक रूप से ये एक पतन है, इफ वी आर फीडिंग ऑन एलियन कल्चर। तो ये बंगाली मूवमेंट था और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हंग्रियलिस्ट क्वार्टेट के द्वारा। यानी कि हंग्रियलिस्ट क्वार्टेट मीन्स होता है कि वो जो 4 पोएट जो मैंने अभी आपको बताए, जो उन 4 पोएट्स का नाम जो आपको मैंने अभी इनके बारे में बताया, दैट इज मलय रॉय चौधरी, समीर रॉय चौधरी, शक्ति चट्टोपाध्याय एंड देवी रॉय। ये 4 पोएट्स ने इसको स्टार्ट किया था। तो इसका जो आंसर है दैट इज हंग्रियलिस्ट क्वार्टेट। ठीक है,
तो हाँ, दूसरे कल्चर पे हम फीड कर रहे हैं। क्वार्टेट इसलिए क्योंकि ये 4 पोएट्स ने स्टार्ट किया था ना, ये जो जिन चारों का नाम मैं बता रही हूँ आपको, इन 4 पोएट्स ने स्टार्ट करा था। इन विच कंट्री द हंग्री जनरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? बंगाल में स्टार्ट हुआ था, तो दैट इज इंडिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर मीडियम इन द मॉडर्न पीरियड? विच इज द मोस्ट एट द, यस बिल्कुल सही। आज के मॉडर्न एज में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडियम है वो नॉवल है। और नॉवल में कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है? विच टेक्निक इज कंटिन्यूअली यूज्ड इन मॉडर्न एज नॉवेल्स? कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल सही, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस। द आंसर इज नॉवल, बिल्कुल सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली लिटरेरी फॉर्म विच मीट्स द नीड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड? Which is the only literary form which meets the needs of the world? And that is C, बिल्कुल सही। मॉडर्न वर्ल्ड के लिए जो लिटरेरी फॉर्म जो मीट करती है, दैट इज नॉवल। Which is the age of disintegration and interrogation? Which is the age of disintegration and interrogation? And that is C, बिल्कुल सही, मॉडर्न। जो डिसइंटीग्रेशन, वही एज ऑफ एंग्जाइटी एंड इंटेरोगेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है बिल्कुल विखंडन, जो अलग अलग होना, दैट इज मॉडर्न। व्हाट इज द मार्क ऑफ 20th सेंचुरी नॉवल? व्हाट इज द मार्क ऑफ 20th सेंचुरी नॉवल? डिसइल्यूजनमेंट एंड होपलेसनेस, बिल्कुल सही जवाब है। इस समय के नॉवेल्स अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें वर्ल्ड वॉर से डिसइल्यूजनमेंट और ये लगता है आगे कुछ नहीं होना है, तो द आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। हु रॉट द नॉवल वॉर एंड पीस? ये आपको मैंने अभी बताया भी था, किसने? दैट्स लियो टॉल्स्टॉय। अच्छा, लियो टॉल्स्टॉय के इस नॉवल से जब हम कहते हैं कि जब बोलते हैं व्हाट वॉर एंड पीस टू रशिया, दैट इज टू इंडिया, कौन से नॉवल के लिए बोलते हैं? ये कंपैरिजन जब हमने करा था, ये तो अभी पढ़ाया था, अभी हाल फिलहाल में पढ़ा, यस, टैगोर के गोरा। व्हाट वॉर एंड पीस टू रशिया, दैट इज गोरा टू इंडिया। ये अभी बताया था मैंने। रविन्द्रनाथ टैगोर के नॉवल गोरा को हम कंपेयर करते हैं वॉर एंड पीस से, यस, है ना? तो लियो टॉल्स्टॉय का नॉवल है। व्हाट इज द मोस्ट, हु इज द मोस्ट डोमिनेटिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवलिस्ट? Who is the most? Yes, that is वर्जीनिया वुल्फ, बिल्कुल सही। वर्जीनिया वुल्फ जो है वो मोस्ट डोमिनेटिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवलिस्ट हैं, दैट इज वर्जीनिया वुल्फ। और इनका कौन सा वो नॉवल है जिसमें एक दिन की कहानी है और जो है पूरा उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे चली है? कौन सी कहानी है जिसमें एक वॉर सोल्जर की कहानी है? नहीं, वो कहानी नहीं है मिसेस डेलोवे। अ रूम ऑफ वंस ओन, दैट इज अ क्रिटिकी, और ये जो है मिसेस डेलोवे, दैट इज अ नॉवल, वर्जीनिया वुल्फ। हु रॉट पॉइंट काउंटर पॉइंट? पॉइंट काउंटर पॉइंट किसने लिखा है? चलो तुक्का मारो, मुझे पता तुम तुक्का, अरे सही बता दिया, चलो। अरे ये सही कैसे बता दिया बाल को? ये बात तो नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कैसे सही हो गया है? अच्छा याद है, दैट इज एल्डस हक्सले, बिल्कुल सही। हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्लेज? एब्सर्ड प्लेज, जॉन ऑसबर्न कहाँ है भाई? बिल्कुल, हाँ, दैट इज एब्सर्ड प्ले। होते क्या है सबसे पहले, लेट्स, यस बिल्कुल। और कौन सा प्ले अभी मैंने आपको बताया था इसका, जो जॉन ऑसबर्न का, जॉन ऑसबर्न कह रही हूँ, सैमुअल बैकेट का वेटिंग फॉर गोडॉट, बिल्कुल सही, दैट इज वेटिंग फॉर गोडॉट। एब्सर्ड प्लेज होते क्या है? एक ऐसा प्ले जिसमें ये कहा जाता है ये दुनिया विदाउट मीनिंग है, हाँ, मून असर, हाँ, अ वर्ल्ड विदाउट मीनिंग, द आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल, डिवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या नहीं होता? प्लॉट, बिल्कुल प्लॉट नहीं होता इसमें प्लॉट नहीं होता। इसमें यह माना जाता है कि यूनिवर्स इज इरेशनल एंड मीनिंगलेस। इसमें ये कहा जाता है द यूनिवर्स इज इरेशनल एंड मीनिंगलेस। और इसके फादर ऑफ एब्सर्ड प्ले कौन कहा जाता है? सैमुअल बैकेट, एंड दैट इज सैमुअल बैकेट। द आंसर इज ए, सी, सैमुअल बैकेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
In which type of play a writer makes a deep search of causes responsible for human sufferings? डीप सर्च ऑफ कॉजेज, दैट इज एब्सर्ड प्ले. बिल्कुल सही. प्रॉब्लम प्लेज में एक प्रॉब्लम दी जाती है एंड द सॉल्यूशन इज नॉट ऑफर्ड. मगर एब्सर्ड प्लेज में ये कहा जाता है कि एक एब्सर्ड प्लेज के बारे में कहा क्या जाता है, दिस यूनिवर्स इज इरेशनल एंड मीनिंगलेस एंड व्हेन समवन ट्राइज टू फाइंड आउट द मीनिंग हिज लाइफ बिकम्स हैपहैजर्ड. है ना. आपकी जिंदगी में परेशानियां ही तब शुरू होती हैं जब आप जो है ना मीनिंग ढूंढने का प्रयास करते हो. अगर मीनिंग ढूंढने का प्रयास ना करो तो सब सही है. तो बिकॉज दिस वर्ल्ड इज केओटिक एंड मीनिंगलेस, और इसीलिए हमारी परेशानी का कारण ही यही है कि व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, यानी कि मीनिंग ढूंढने का प्रयास करते हैं. तो इसका आंसर है बी, एब्सर्ड प्ले. यहाँ तक तो क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल सही दे रहे हो. कुछ एक जहाँ पर अटके जो वो सही है, लेकिन ये देखो कि अब इस जो मेरा पढ़ाया हुआ है तुम उस चीज को कर पा रहे हो. ठीक है. हु एक्सपोजेस द फ्रस्ट्रेशन ऑफ यंग जनरेशन इन हिज प्लेज. ये ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, तब बताना. ये वही प्ले है जिसमें जो है मैंने बताया था, कल भी मैं आपको बता रही थी जब टेनेसी विलियम्स के बारे में मैंने आपको बताया था. वेरी गुड, बिल्कुल सही. जॉन ऑसबॉर्न. जॉन ऑसबॉर्न, लुक बैक इन एंगर. और इसमें किचन सिंक ड्रामा, और इसमें एक और चीज मैंने आपको बताई थी, इसमें जो हीरो होता है वो लोअर क्लास को बिलोंग करता है. एंग्री यंग मैन. एंग्री यंग मैन, बिल्कुल सही. एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट आता. कितना होशियार होगा तुम, नजर ना लगे. थू 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 थू. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रॉट द प्ले, ये सब, हु रॉट द प्ले द लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग, एंड दैट इज क्रिस्टोफर फ्राई. ये द लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग जो ये प्ले है, ये क्रिस्टोफर फ्राई का प्ले है. ये एक 3 एक्ट की कॉमेडी है जिसमें एक वॉर से रिटायर्ड सोल्जर है जो चाहता है उसे मृत्यु मिल जाए, और एक औरत है जिसे वो जीना नहीं चाहता, और एक औरत है जिसे विच घोषित कर दिया गया है, वो मरना नहीं चाहती. तो द लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग, दिस इज अ प्ले बाय क्रिस्टोफर फ्राई. 3 एक्ट का ये जो है ये प्ले है. Which type of play is the lady is not for burning? 3 act comedy, and that is A. Comedy, comedy, comedy. मैंने अभी बोला, तुमने सुना नहीं. 3 act जो है कॉमेडी है, that's a comedy. The lady is not for burning is a comedy. In which play Shaw introduced his famous philosophy of life force? लाइफ फोर्स की फिलॉसफी जो है बर्नार्ड शॉ ने किस में दी है? दैट्स बिल्कुल सही, मैन एंड सुपरमैन. बिल्कुल सही, मैन एंड सुपरमैन में दी है. द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड केम अबाउट रिएक्शन टू. थिएटर ऑफ एब्सर्ड कौन से उसके बाद आया था? बिल्कुल सही, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आया था. थिएटर ऑफ एब्सर्ड का आया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है वो आया था. दैट केम आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. बिल्कुल सही जवाब आया है. यहाँ तक कोई गलती नहीं करी है. चलिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आया था, बिल्कुल जी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the theater of the absurd focused largely on the idea of dash philosophy. बिल्कुल सही. एग्जिस्टेंशियलिज्म पर ये आधारित है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है एक वो फिलॉसफी जो ये कहती है कि ह्यूमन नेचर दैट आइडेंटिफाइज पीपल एज हैविंग फ्री विल टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ. कि हर इंसान को ये अधिकार है कि वो अपना जीने की अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए. थिएटर ऑफ एब्सर्ड इस आइडिया पर फोकस है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द राइट टू लिव हिज लाइफ इन हिज ओन वे. तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म है. अगर हम एग्जिस्टेंशियल, अरे तुमने सही जवाब दे दिया. कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता, मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया तुम्हें. एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ फिलॉसफी of human nature that identifies people as having free will to determine the course of their lives. इसका मतलब ये है कि इसमें इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि मीनिंग को वो क्रिएट करे, ना कि रिलीजन पर या किसी चीज पर वो आधारित जो है अपनी जिंदगी का मीनिंग वो खुद ढूंढे, ना कि किसी रिलीजन या आउटर फोर्स पर वो जो है डिपेंड करे। द आंसर इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, द आंसर इज ए। हाँ, इन विच टाइप ऑफ प्लेस द प्लॉट ऑफन डेविएट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्ले, एंड दैट इज बी, एब्सर्ड। बिल्कुल सही। हु फर्स्ट यूज द टर्म एब्सर्ड, सबसे पहले एब्सर्ड टर्म किसने यूज करा था? ना बैकेट ने नहीं, दैट सी, अल्बर्ट कैमस। याद करो, द मिथ ऑफ सिसिफस। द मिथ ऑफ, ये बिल्कुल सही, द मिथ ऑफ, ये मेघना बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मिथ ऑफ सिसिफस में, मिथ ऑफ सिसिफस में जो है ये सारी चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं ये सब चीज मैंने बता रखी हैं कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड एल्बर्ट कॉमस ने अपने मिथ ऑफ सिसिफस में सबसे पहले उन्होंने यूज किया था, द मिथ ऑफ सिसिफस। ठीक है। देखो भैया, जो ये टर्म था ना, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये टर्म कॉइन करा है मार्टिन एस्लिन ने। किसने करा है? मार्टिन एस्लिन ने। The theater of the absurd, this term was coined by Martin Esslin। लेकिन ये जो वर्ड है, ये वर्ड है एब्सर्ड, ये सबसे पहले अल्बर्ट कैमस ने अपने वर्क द मिथ ऑफ सिसिफस में यूज किया था। द मिथ ऑफ सिसिफस में ये टर्म सबसे पहले उन्होंने यूज करी थी। उसके बाद द थिएटर ऑफ एब्सर्ड कॉइन किसने करा? मार्टिन एस्लिन ने। याद रहेगा? वैसे तो याद है, मैंने सोचा फिर भी मैं बता दूं। उनका एस्से था ये मार्टिन एस्लिन का 1960 का, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। लेकिन जो ये टर्म सबसे पहले एब्सर्ड यूज करी थी, ये अल्बर्ट कैमस ने मिथ ऑफ सिसिफस में। हु आर द मेन एक्सप्रेशनिस्ट राइटर? हाँ जी, हु आर द मेन एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स? यूजीन ओनियल, टेनेसी विलियम्स, आर्थर मिलर, ऑल ऑफ दीज। दैट इज डी। आपने अभी टेनेसी विलियम्स ही पढ़ा है, तो कल मैंने आपको एक्सप्रेशनिस्ट वो बताया भी था। एक्सप्रेशनिस्ट प्ले मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो कल ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया जब टेनेसी विलियम्स में, तो मैंने आपको इसमें ये चीज़ बताई थी कि जब बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, लाइटनिंग म्यूज़िक और बहुत ज़्यादा होता है कि, और कैरेक्टर के इनर जो थॉट्स होते हैं उनको निकालने के लिए, तो ये जितने भी है ना, यूजीन ओनियल, अमेरिकन है सारे, यूजीन ओनियल, टेनेसी विलियम्स, आर्थर मिलर, ये सारे एक्सप्रेशनिस्ट प्ले राइटर्स हैं। तो दैट इज ऑल ऑफ दीज। द आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट, व्हाट वाज एपिक थिएटर? अब एपिक थिएटर के बारे में मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि एपिक थिएटर क्या होता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। देखो, एपिक थिएटर के बारे में मैं आपको बताऊं कि एपिक थिएटर होता क्या है। एपिक थिएटर होता है, ये बर्टोल्ट ब्रेट के द्वारा दिया हुआ, ये एक ब्रेक्टियन थिएटर बर्टोल्ट ब्रेट के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम ब्रेक्टियन थिएटर, नोन एज एपिक थिएटर। is a didactic play where the audience is encouraged to think objectively instead of being a passive spectator। देखो बच्चों, इसमें जो है एपिक थिएटर के बारे में, ये बर्टोल्ट ब्रेट के द्वारा दिया गया
जो है वो टर्म है एपिक थिएटर बर्टोल्ड ब्रेट के नाम, मतलब बर्टोल्ड ब्रेट जो जाने जाते हैं वो एपिक थिएटर के लिए जाने जाते हैं। एपिक थिएटर में ना डिडैक्टिक प्ले होता है, डिडैक्टिक उपदेशात्मक होता है, जहाँ पर और ना ये इल्यूजन को तोड़ता है, ये इल्यूजन को तोड़ने वाला होता है। जो नेचुरलिज्म होता है, नेचुरल ये एपिक थिएटर आया था, ये एपिक थिएटर आया था नेचुरलिज्म के अगेंस्ट आया था। तो नेचुरलिज्म क्या करता है कि वो इस तरीके के प्रॉप्स और वो यूज़ करता है कि वो रियलिटी को ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो रियलिटी है। ये इल्यूजन को हटाने वाला होता है, ये डिडक्टिक प्ले होता है। और इसमें ना बीच बीच में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनता से भी जो है उनके से संपर्क साधते हैं और जनता को भी वो शामिल करते हैं कि आप केवल एक स्पेक्टेटर बन के मत देखो प्ले को, आप प्ले को देखो कि आप जो है ऑब्जेक्टिवली सोचो इस बारे में। तो इसमें लेकिन ना इसमें कैरेक्टर को भी ना उस भूमिका में पूरा नहीं उतरने दिया जाता। कैरेक्टर को भी ये कहा जाता है कि आपको कैरेक्टर की भूमिका में पूरी तरीके से नहीं आ जाना, यू हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम दैट। तो जो एपिक थिएटर था वो नेचुरलिज्म के अगेंस्ट था और बर्टोल्ट ब्रेट जो है वो इसके लिए जाने जाते हैं। तो जो ब्रेक्टियन थिएटर या ये एक मूवमेंट था, दैट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट नेचुरलिज्म। ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? नेचुरलिज्म के अगेंस्ट था। और नेचुरलिज्म क्रिएट इल्यूजन एंड इट ब्रेक्स द इल्यूजन, ये इल्यूजन को तोड़ता है। ठीक है जी, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने है? ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो व्हाट वाज एपिक थिएटर, दो एक आपको दिख रहा है कि ये क्या है। तो एपिक थिएटर क्या था? दैट वाज अ मूवमेंट। एंड ये मूवमेंट किस चीज के अगेंस्ट था? ये मूवमेंट था नेचुरलिज्म के अगेंस्ट था। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When the epic theater started, epic theater start कब हुआ था? तो ये epic theater जो start हुआ था that started in the mid 20th century। तो ये D है, D है इसका आंसर। मिड 20th सेंचुरी में जो है ये शुरुआत हुई थी। अब ये इसके बाद अब आप लोग जो है यहाँ देखिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ कहीं है? इसका देख पढ़, क्वेश्चन तो पढ़ो। Which of the following creates the atmosphere of illusion? क्या ये illusion का atmosphere create करता है? ये नहीं करता है। It breaks the atmosphere of illusion। कौन सा करता है? एटमॉस्फेयर ऑफ इल्यूजन जो क्रिएट करता है वो नेचुरलिज्म करता है। ये तो इल्यूजन का एटमॉस्फेयर क्रिएट ही नहीं करता है। तो इनमें से नन ऑफ दीज है, इसका आंसर है ही नहीं इसमें। इट ब्रेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ इल्यूजन, तो ये है ही नहीं, दैट इज नन ऑफ दीज, है ही नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो ये नन ऑफ दीज है, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं है ना, ये किसी उसमें भी नहीं है। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ। एपिक थिएटर वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट था? नेचुरलिस्ट ड्रामा। अब बताओ इल्यूजन कौन क्रिएट करता है? इल्यूजन कौन सा ड्रामा क्रिएट करता है? नेचुरलिस्ट ड्रामा। नेचुरलिज्म जो है वो ड्रामा जो है वो क्रिएट करता है इल्यूजन। इन विच टाइप ऑफ ड्रामा अ कैरेक्टर प्लेज मेनी रोल्स। अब अगर डिडक्टिक होगा तो कौन सा प्ले होगा जिसमें बहुत एक कैरेक्टर बहुत सारे रोल प्ले करता है? एंड दैट इज बी एपिक थिएटर। द आंसर इज बी एपिक थिएटर। अच्छा यहां तक मुझे बताओ, एपिक थिएटर यहां तक सारी बात समझ में आ गई? अब कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? किसी चीज को समझने में कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? ठीक है, अब 2 मिनट का टाइम लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम अपना क्वेश्चन आंसर राउंड जो है वो चलाएंगे। ठीक है, अभी 2 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, पानी वानी पी लो, भाग के जाओ, पानी वानी पी कर आओ।